हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसे विद एग्जाम्पल। तो इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं कि कंपेयर और कंट्रास्ट एसे जो है वो क्या होता है, उसका पर्पज़ क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम क्यों लिखते हैं वो, ठीक है, ये तो पर्पज़ में आ जाएगा। और उसका स्ट्रक्चर क्या है, हमने कैसे जो है एक अच्छा एक इफ़ेक्टिव वे में कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे लिखना है। और अगर वो असाइनमेंट है हमारी या वो एग्ज़ाम में आता है या वैसे हमें जो है वो शौकिया किसी भी टॉपिक पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे लिख पाएंगे और दो चीज़ों को आपस में कंपेयर भी कर पाएंगे और कंट्रास्ट भी कर पाएंगे। अब आगे चल के हम देखेंगे कि कंपैरिजन क्या होता है और कंट्रास्ट क्या होता है, और साथ फिर आखिर में जो है वो आपको एग्जाम्पल भी मिलेगी जिसके ज़रिए आपको अच्छे से समझ भी आएगी और आपको देखने को भी मिलेगा कि कैसे हम जो है वो एक कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे को यूजिंग ऑल दो स्टेप्स या फॉलोइंग ऑल दो स्टेप्स दैट आर मेंशन्ड इन दिस वीडियो हम एक अच्छा इफेक्टिव वे में कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर्पज़ ऑफ कंपेयर और कंट्रास्ट इन राइटिंग। तो इसका मकसद क्या है? सबसे पहले हमारे जहन में जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं सबसे पहली जो थॉट आती है वो ये होती है कि व्हाई डू वी डू समथिंग। तो कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे या कंपेयर और कंट्रास्ट का राइटिंग में क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है, दिस इज़ व्हाट दिस स्लाइड इज़ अबाउट। तो कंपैरिजन इन राइटिंग डिस्कसेस, पहला पॉइंट देखें, कंपैरिजन इन राइटिंग डिस्कसेस एलिमेंट्स दैट आर सिमिलर व्हाइल कंट्रास्ट इन राइटिंग डिस्कसेस एलिमेंट्स दैट आर डिफरेंट। तो जब भी हम दो चीज़ों का देखें कि होना लाजमी है कंपैरिजन के लिए भी और कंट्रास्ट के लिए भी, कम से कम दो चीज़ों का होना। तो कंपैरिजन जब राइटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें हम वो अनासर या उन एलिमेंट्स की बात करते हैं जो एक जैसे हैं। अगर दो चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ हैं तो उन सिमिलैरिटीज़ को बयान करने को हम क्या कहेंगे? कंपैरिजन। व्हाइल कंट्रास्ट इन राइटिंग डिस्कसेस एलिमेंट्स दैट आर डिफरेंट। और जब मुख्तलिफ जो उनमें बातें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक दूसरे से जुदा बातें हैं, मुख्तलिफ हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे जब, तो उसको क्या कहेंगे? कंट्रास्ट। A compare and contrast essay then analyzes two subjects by comparing them, contrasting them or both. अब compare और contrast essay क्या है कि वो जो है एक ऐसा essay है, compare और contrast essay, compare and contrast essay, जो analyze करता है, जो तज्जिया करता है दो मुख्तलिफ जो है subjects का। कैसे? कंपैरिजन भी हो सकता है उसमें कंट्रास्ट भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। मतलब इसका ये है कि आप दो चीज़ों को ले लेंगे, कम से कम दो की बात ही करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि दो चीज़ों को आपने ले लिया और उसमें आप कंपैरिजन करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ बताते हैं। ये एक आप कर सकते हैं, इसको भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे कहेंगे या कंपैरिजन ऐसे कहेंगे। और अगर आप इन दो चीज़ों का कंट्रास्ट करते हैं, इनमें डिफरेंसेस बताते हैं कि दो चीज़ों में डिफरेंसेस क्या हैं, दो सब्जेक्ट्स में डिफरेंसेस क्या हैं। सब्जेक्ट हो सकता है कोई भी, टॉपिक्स अंडर कंसिडरेशन या जो भी चीज़ें, आइटम्स अंडर कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ भी प्लेसेस अंडर कंसिडरेशन हो सकता है। जिन भी दो जो है वो सब्जेक्ट्स के बारे में आप या मौज़ूआत के बारे में या मज़ामीन के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो उनका जो है वो एक तो आप उनमें सिमिलैरिटीज़ बता सकते हैं, दूसरा क्या वो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे में जो मकसद है कि आप कंट्रास्ट कर सकते हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस बता सकते हैं, या आप दोनों भी कर सकते हैं। आप दो चीज़ों की एक ही कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे में कंपैरिजन भी करेंगे, सिमिलैरिटीज़ भी बताएंगे और डिफरेंसेस भी बताएंगे। The purpose of conducting the comparison or contrast is not to state the obvious, but rather to eliminate subtle differences or unexpected similarities. अब देखें, अगर पहले ही से हमें दो चीज़ों के दरमियान में डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ का पता है, आपके रीडर्स को पता है, तो फिर वो क्यों पढ़ेंगे? वो ऑब्वियस जो है, जो जाहिर है, वो नहीं उनको बताना चाहिए। ऐसी राइटिंग को, कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे को वो नहीं बताना चाहिए जो रीडर्स को पहले ही पता है, बल्कि उस ऐसे को वो चीज़ें बतानी चाहिए जो बारीक उसमें जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं या गैर मुतवक्के उनमें जो है वो क्या है? सिमिलैरिटीज़ हैं, एक जैसी चीज़ें। तो हमारा मकसद जो है कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे का ये होना चाहिए कि हम वो चीज़ें सामने लाएं, वो जाहिर करें जो कि आम नज़र में नहीं है, आम रीडर्स को नज़र नहीं आएगा, वैसे नज़र नहीं आएगा। तो उनके लिए जो है हम क्या करते हैं, उनके लिए हम कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे लिखते हैं, दो चीज़ों का आपस में मवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और कंट्रास्ट भी करते हैं ताकि किसी चीज़ के बारे में मज़ीद या बेहतर तौर पे उनको पता चल सके।
For example, if you wanted to focus on contrasting two subjects, you would not pick apples and oranges. Rather, you might choose to compare and contrast two types of oranges or two types of apples to highlight subtle differences. अब मिसाल भी जो है वो बड़े मज़े की है कि अगर आप कंट्रास्ट करना चाहते हैं दो सब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल आप उनमें मुख्तलिफ जो बातें हैं वो बताना चाहते हैं कि ये किस तरह जुदा हैं एक दूसरे से, कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को नहीं चुनेंगे क्योंकि वो तो जाहिर है कि वो डिफरेंसेस हैं. एप्पल्स एक डिफरेंट जो है वो एक डिफरेंट फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट टाइप है एप्पल, और ऑरेंज जो है वो एक डिफरेंट फ्रूट टाइप है, तो वो ऑब्वियसली पहले ही डिफरेंट है. रादर यू माइट चूज टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस. आप ये कर सकते हैं कि दो आप ऑरेंजेस ले लेते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के, और फिर उनको कंपेयर करते हैं कि देखें जी ये भी माल्टा है, ये भी माल्टा है, या ये भी सेब है, ये भी सेब है, ठीक है, और इनमें क्या डिफरेंस है. तो वो हो सकता है कि जो भी इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है वो इन एसेस को या इस एसे को पढ़ के उसको मदद मिले, ठीक है, या उसको वैसे भी इंफॉर्मेशन के लिए उसको पता चले कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसे लिखना है. ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स उठा लिए और उनमें आप जो है वो क्या कर रहे हैं कि उनमें डिफरेंस बता रहे हैं, तो वो पहले ही डिफरेंट है, ठीक है, वो ऑब्वियस है, वो सबको पता है. तो हमने कोशिश करनी होती है कि एक जैसी चीज़ों को चुनें और उनमें डिफरेंसेस बताएं, या मुख्तलिफ चीज़ों को चुनें, दो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को, और उनमें सिमिलैरिटीज़ बताएं. तो ये जो है वो इसका मकसद होता है कि उससे रीडर को कुछ नया पता चलता है, नया सीखने को मिलता है, ठीक है, उसके जो नॉलेज होता है उसमें इजाफा होता है, और या उसको कोई डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है. फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ एक दुकान पे और मैं जो है वो मैंने सेब लेने हैं, तो मैं देखता हूँ कि उसके पास दो चार किस्म के सेब पड़े हुए हैं. तो अगर मैंने एक ऐसे पढ़ा है जो कंट्रास्ट कर रहा है टू डिफरेंट टाइप्स या थ्री डिफरेंट टाइप्स या फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल्स को, और मुझे जो है उसको पढ़ के पता चलता है कि जी कौन सी एप्पल जो है उसकी टाइप, कौन सी टाइप एप्पल की जो है वो बेहतर है, उसका टेस्ट अच्छा होता है, या वो जो है वो उसमें बाकी जो विटामिन और जो बाकी उसमें न्यूट्रिशन है वो अच्छी है, तो मैं वो वाला एप्पल ख़रीदूँगा. तो देखें कि ये कंट्रास्ट या कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे से हमें ये मालूमात मिलती हैं, और हमारी कहीं पे डिसीजन अगर हमने लेनी है तो उसमें भी हेल्प हो सकती है, ठीक है. Draw distinctions between elements in a similar category will increase the audience's understanding of that category, which is the purpose of compare and contrast essay. जी, अगर आप डिस्टिंक्शन कर रहे हैं एक ही कैटेगरी के अंदर दो जो है डिफरेंट चीज़ों की, तो फिर क्या होगा कि उससे ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उनका नॉलेज बढ़ेगा उस कैटेगरी के बारे में, और जो कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे का मकसद है वो भी यही है. तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए जब भी हम राइटिंग करेंगे वो फॉर द सेक ऑफ राइटिंग ना हो कि बस लिखना है जी कुछ तो लिख दिया, बल्कि उसका कुछ मकसद होना चाहिए, उसके पीछे कोई रीडर जब पढ़े तो उसके एटलीस्ट या नॉलेज में इजाफा हो, या उसको कोई डिसीजन मेकिंग में, रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ उसकी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है, और तभी वो जो है वो राइटिंग का वाकई में कोई मकसद पूरा होता है. अच्छा, सिमिलरली इसी तरह टू फोकस ऑन कंपैरिजन चूज टू सब्जेक्ट्स दैट सीम एट फर्स्ट टू बी अनरिलेटेड. अब देखें, मैं इसको पहले भी बयान कर चुका हूँ, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने कंपैरिजन के लिए चुनने हैं दो सब्जेक्ट्स की जिनमें आप सिमिलैरिटीज़ बताएंगे, कंपैरिजन मीन्स सिमिलैरिटीज़ बताना दो सब्जेक्ट्स में, तो जब आप दो सब्जेक्ट्स को चुन रहे हैं, दो चीज़ों को, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, दो टॉपिक्स, दो प्लेसेस, दो आइडियाज़, दो बंदे, दो जो है वो क्या कहते हैं कंप्यूटर्स ले लें, दो गैजेट्स ले लें, कुछ भी ले लें, तो जब आप कंपैरिजन के लिए, जब आप सिमिलैरिटीज़ दो चीज़ों के दरमियान, कम से कम दो चीज़ें आप ले सकते हैं, तो उनके दरमियान अगर आप कंपैरिजन सिमिलैरिटीज़ बता रहे हैं तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स को चुनें जो शुरू में बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं, अनरिलेटेड लगते हैं, ठीक है, कि एक दूसरे से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो है वो उनका कोई लिंक नहीं है आपस में, उनका कोई कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है. तो आप ऐसा जो है वो अगर ऐसे सब्जेक्ट्स चुनते हैं तो उससे क्या होगा, उससे कुछ मिलेगा ना न्यू रीडर्स को, वरना उनको पहले ही पता है कि वो किस तरह जो है वो सेम है या सिमिलर हैं. फॉर अ कंपैरिजन ऐसे यू लाइकली वुड नॉट चूज टू एप्पल्स और टू ऑरेंजेस बिकॉज दे शेयर सो मैनी ऑफ द सेम प्रॉपर्टीज ऑलरेडी. तो आप दो ऑरेंजेस या दो एप्पल्स को नहीं चुनेंगे क्योंकि वो पहले ही काफ़ी सारी उनकी प्रॉपर्टीज, खासियतें जो है वो एक जैसी हैं. रादर यू माइट ट्राई टू कंपेयर हाउ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर क्वाइट सिमिलर. अब देखें, एप्पल और ऑरेंजेस वैसे कितने डिफरेंट फ्रूट्स हैं, तो अगर आप इनकी कहें कि जी मैं अब बताने जा रहा हूँ इस कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे में मैं आपको इन दो के दरमियान क्या बताने जा रहा हूँ
सिमिलैरिटीज़ बताने जा रहा हूँ या कंपैरिजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो उससे क्या होगा कि रीडर का इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो पढ़ेगा उस ऐसे को। तो राइटिंग का मकसद ही ये है कि कोई पढ़ने वाला हो। अगर पढ़ने वाला ही कोई नहीं है, आपने कोई पेंटिंग किया कोई देखने वाला नहीं है, आपने कोई राइटिंग किया कोई पढ़ने वाला नहीं है, आप कोई बात करते हैं वो कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो जब तक ऑडियंस नहीं है तो यू डू वट एवर यू वॉन्ट बट इट वुड बी ऑफ नो यूज़। The more divergent the two subjects initially seem, the more interesting a comparison essay will be. जितना ज़्यादा different, divergent का क्या मतलब है, एक होता है convergent, एक होता है divergent। convergent होता है एक तरफ दो चीज़ें आ रही हों, एक जैसी दो चीज़ें हों। divergent का क्या मतलब है, मुख्तलिफ हों एक दूसरे से, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रही हो तो उसको क्या कहते हैं, दो चीज़ें जा रही हो तो डाइवर्जेंट होती हैं वो। तो द मोर डाइवर्जेंट द टू सब्जेक्ट्स इनिशियली सीम, जितना शुरू में दिखने को मिलेगा या देखने को लगेगा कि दो सब्जेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, उतना ज़्यादा कंपैरिजन का मज़ा आएगा। जब आप कहेंगे ना कि ये तो सिमिलर हैं, ये दिखने में डिफरेंट है लेकिन ये सिमिलर है, मैं बताता हूँ कैसे, या मैं बताती हूँ इस ऐसे में कि कैसे ये सिमिलर हैं कंपैरिजन के थ्रू, तो उससे वो ऐसे जो है वो इंटरेस्टिंग बनेगा और रीडर उसको पढ़ेगा। अब आ जाते हैं जी स्ट्रक्चर पे। द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे, तो कैसे इसको स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे इसको तरतीब दिया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली। द कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे स्टार्ट्स विद द थीसिस। अब थीसिस क्या होता है जी, जो मेन आइडिया होता है जिसमें आप क्लियरली बताते हैं कि कौन से दो, अगर कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे है तो आप ये बताते हैं कि कौन सी दो चीज़ें हैं जिनको आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं, जिनका या जिनको कंपेयर करने जा रहे हैं, कंट्रास्ट करने जा रहे हैं, या दोनों करने जा रहे हैं, कंपैरिजन भी और कंट्रास्ट भी। और फिर वजह भी बताते हैं कि क्यों, क्या फ़ायदा होगा इससे। तो अगर आप अपने थीसिस में, थीसिस होता है मेन आइडिया, इंट्रोडक्शन में रखा जाता है ऐसे के, और इसको देख के ये पता चलता है कि ये ऐसे किस बारे में है उन रीडर्स के लिए, ताकि वो पूरा ऐसे पढ़ के उनको ना पता चले कि ये किस बारे में, बल्कि उनको अगर वो शुरू में थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ लें, वो सेंटेंस जो थीसिस को बयान करता है उसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, तो उसको पढ़ के रीडर्स को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपका ऐसे किस बारे में है। तो आपका जो मेन आइडिया है उसको क्लियरली स्टेट करना चाहिए, उसको क्लियरली बताना चाहिए कि कौन से दो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं, उनमें डिफरेंसेस बता रहे हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ बता रहे हैं, या दोनों बता रहे हैं, और क्यों बता रहे हैं आप। द थीसिस कुड लीन मोर टूवर्ड कंपेयरिंग, कंट्रास्टिंग और बोथ। जी, ऐसा भी हो सकता है कि आपका मेन जो फोकस हो वो सिमिलैरिटीज़ पे हो, मेन फोकस डिफरेंसेस पे हो, या मेन फोकस दोनों पे। दोनों का क्या मतलब है मेन फोकस के होने का, कि आप जो है वो क्या करेंगे, आप 50-50 उसको रख देंगे, मतलब कंट्रास्ट भी, कंट्रास्टिंग भी उतने ही करेंगे, उतने ही पॉइंट्स बताएंगे, कंट्रास्ट उसमें भी फेज़ में या सेक्शन में, और कंपैरिजन सेक्शन में भी उतना ही बताएंगे, तो उससे वो बैलेंस हो जाएगा। रिमेंबर द पॉइंट ऑफ कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग इज़ टू प्रोवाइड यूजफुल नॉलेज टू द रीडर। उसको कोई फ़ायदा होना चाहिए, उसको यूज़फुल नॉलेज मिलना चाहिए जो काम आ सके उसके। तो आपने ये कोशिश करनी है कि कंपेयर और कंट्रास्ट वैसे नहीं कर देना कि बस इनमें ये डिफरेंसेस हैं जी, बल्कि उनसे कोई निकलना चाहिए, कोई रीज़न जो आप शुरू में बताएंगे थीसिस स्टेटमेंट में, उससे कोई मकसद होना चाहिए जिसकी वजह से रीडर पढ़ेगा और उसको फ़ायदा होगा। टेक द फॉलोइंग थीसिस एज एन एग्जाम्पल दैट लीन्स मोर टुवर्ड कंट्रास्टिंग। अब एक थीसिस है एज एन एग्जाम्पल, एक मेन आइडिया जिसकी स्टेटमेंट है थीसिस स्टेटमेंट, और उसको देख के आपको ये पता चलेगा कि क्या आपने लिखना है और कैसे लिखना है, और कैसे रीज़न बयान करना है, और कैसे दो सब्जेक्ट्स का आपने जिक्र करना है कि कौन से दो सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हैं अपने कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे के लिए। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स may cost more than those that are conventionally grown, but when put to the test they are definitely worth every extra penny। अब इसका क्या मतलब जी, सिंपल अल्फाज में इसका ये मतलब है कि जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होते हैं, जो कुदरती तौर पे उगाए गए वेजिटेबल्स होते हैं या सब्जियां होती हैं, वो हो सकता है कि ज़्यादा कॉस्ट करें, उनकी कीमत ज़्यादा हो जो आर्टिफिशियली या कन्वेंशनली ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक का क्या मतलब जी, ऑर्गेनिक उसमें आप खाद यूज़ करेंगे, आप बाकी सारी चीज़ें उसका ख्याल उस तरह रखेंगे, आप सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल या ऑर्गेनिक वे में उनको दे रहे होंगे उन सब्जियों को। और कन्वेंशनल ग्रोथ का क्या, या कन्वेंशनली ग्रोन वेजिटेबल्स का क्या मतलब है कि जो आर्टिफिशियल खाद का इस्तेमाल किया जाए और उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जो आर्टिफिशियली तैयार की जाती हैं। तो इनमें बहुत डिफरेंस होता है। जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती हैं वो महंगे होते हैं, जो कन्वेंशनल होते हैं उनको कन्वेंशनली ग्रो किया जाता है तो वो सस्ते होते हैं, ठीक है। बट व्हेन पुट टू द टेस्ट दे आर डेफिनेटली वर्थ एवरी एक्स्ट्रा पेनी। तो जब उनको टेस्ट किया जाता है, जब उनको परखा जाता है, तो वो जो ऑर्गेनिक वे में जो वेजिटेबल्स तैयार की जाती हैं या कुदरती तौर पे तैयार की जाती हैं,
उनका जो ज़्यादा है कीमत का होना, वो हर तरह से क्या होता है, वो ज़ाया नहीं जाता, मतलब जो उस पर पैसे लगते हैं वो ज़ाया नहीं जाता। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ वैसे समझाने के लिए, कि शहद होता है, शहद में अब देखें एक होता है जो 2000 का मिलता है, 3000 का किलो मिलता है, इसी तरह 5000 का मिलता है, और एक है जो 1000 रुपये का मिल जाता है, 1200 का। तो इनमें डिफरेंस होती है, ठीक है। एक होता है जी कि जो आपने नेचुरली कहीं से आपने जो है वो एक्सट्रैक्ट किया, और दूसरा वो होता है जो मतलब है कि आपने आर्टिफिशियली फार्मिंग की, और जो है वो मक्खियों को वहाँ पे शीरे वगैरह पे बिठाया और उधर से ले लिया, या सादा कोई फूल वगैरह लिए और उनसे वो एक्सट्रैक्ट किया। तो देखें कि इसका मतलब थीसिस स्टेटमेंट का ये है कि ऑर्गेनिक सब्जियां जो हैं वो बेहतर हैं, उन पे जो पैसा लगाया जाता है वो ज़ाया नहीं होता, जो भी उस पे पैसा लगाया जाता है वो उसकी वर्थ है, उसकी कीमत है वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो खर्च हो जाते हैं फजूल या वैसे हम लगा देते हैं, बल्कि वो वाकई में हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं ऑर्गेनिक सब्जियां, और वो जो है वो मज़े की भी होती हैं ज़्यादा। तो ये तो मैं आपको समझा रहा था जस्ट। अब देखें यहाँ पे इसको देख के हमें पता चल जाता है कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और कन्वेंशनली ग्रोन वेजिटेबल्स, ये दो सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपस में क्या किया गया है, कंट्रास्ट इनका किया गया है, और इनका कंपैरिजन भी हो सकता है, लेकिन कंट्रास्ट भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और कन्वेंशनली ग्रोन वेजिटेबल्स। अब इनमें ज़्यादा इंक्लिनेशन किस तरफ है, देखें लीनिंग किस तरफ है, किस तरफ झुका हुआ है जो बी राइटर है, जो लिखने वाला है, वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की तरफ झुका हुआ है। क्या कह रहा है वो कि बेहतर कौन से, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। तो जब आप बेहतर कहते हैं किसी चीज़ को दूसरे से, तो वो आप क्या कर रहे होते हैं, उनमें डिफरेंस कर रहे होते हैं, आप सिमिलैरिटीज़ नहीं बता रहे, बल्कि आप कंट्रास्ट कर रहे हैं कि ये देखें जी ये वाली बेहतर है, ये उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, इसकी जगह कुछ भी लगा दें। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ये समझने के लिए कि कैसे एक सब्जेक्ट ज़्यादा बेहतर तौर पे या उसकी तारीफ़ हो सकती है, या उसको बेहतर बताया जा सकता है, या उसमें डिफरेंस किया जा सकता है दूसरे से। तो ये आपने थीसिस स्टेटमेंट का याद रखना है कि कैसे इस थीसिस स्टेटमेंट में ये बयान किया गया, ठीक है। हियर द थीसिस सेट्स अप द टू सब्जेक्ट्स टू बी कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड, ऑर्गेनिक वर्सेस कन्वेंशनल वेजिटेबल्स, एंड इट मेक्स अ क्लेम अबाउट द रिजल्ट्स दैट माइट प्रूव यूजफुल टू द रीडर। अब इसमें वो बता रहा है कि इस थीसिस में क्या है जी, दो सब्जेक्ट्स हैं जो कंपेयर और कंट्रास्ट की जाएंगे, ऑर्गेनिक वर्सेस कन्वेंशनल वेजिटेबल्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंड इट मेक्स अ क्लेम अबाउट द रिजल्ट्स दैट माइट प्रूव यूजफुल टू द रीडर। अब ये क्लेम है कि जी बेहतर कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, और उन पे जो खर्च हम करते हैं पैसे, ज़्यादा पैसे लगते हैं, ज़ाहिर है जब नेचुरल खाद यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन वो ज़ाया नहीं होते। तो ये जो क्लेम है कि वो ज़ाया नहीं होते और वो जो है वो अच्छे होते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, इसको प्रूव करना है राइटर ने, ठीक है। और अगर वो प्रूव कर देता है तो इससे रीडर को ये हेल्प होगी, हमें ये हेल्प होगी ऐसे पढ़ के कि हमें क्यों जो है वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज़ करने चाहिए, या जो ऑर्गेनिकली ग्रोन वेजिटेबल्स हैं वो यूज़ करने चाहिए। अच्छा, आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे को। यू मे ऑर्गेनाइज कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। दो तरह से हम इन एसेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स देमसेल्व्स, डिस्कसिंग वन देन द अदर। एक ये है कि हम जो सब्जेक्ट्स हमने चुने हैं उनको क्या करते हैं, पहले एक को ले लेते हैं, उसकी सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस उसमें बताते हैं, या उसमें प्लस पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं, और फिर दूसरे को डील करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल पॉइंट्स, डिस्कसिंग ईच सब्जेक्ट इन रिलेशन टू ईच पॉइंट। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है जी कि आपने फॉर एग्जांपल खाद की मैंने मिसाल दी कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की जब आप उनको उगाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें देखें कि अगर खाद का हम बोलें पॉइंट, तो फिर ऐसा होगा कि ऊपर वाले जो पॉइंट है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स देमसेल्व्स डिस्कसिंग वन देन द अदर, इसका क्या मतलब है कि पहले आप सिर्फ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की बात करेंगे, सारे उसकी जो है वो अच्छी अच्छी बातें उसमें बताएंगे कि क्यों हमें वो यूज़ करने चाहिए, क्यों हमें वो कंज्यूम करने चाहिए, और फिर आप जाएंगे जी कन्वेंशनल या कन्वेंशनली ग्रोन वेजिटेबल्स पे, और फिर उनके बताएंगे कि कैसे वो जो है वो कमतर हैं ऑर्गेनिकली ग्रोन वेजिटेबल से। दूसरा जो है पॉइंट वो उसके मुताबिक क्या होगा कि उसमें हम, अब खाद की मैंने मिसाल दी कि खाद में आप पहले कहेंगे कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में देखें जी हम नेचुरल खाद इस्तेमाल करते हैं, और कन्वेंशनल जो वेजिटेबल्स हैं उनमें हम, या कन्वेंशनली ग्रोन जो वेजिटेबल्स हैं उनमें हम आर्टिफिशियल खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो
ये क्या होगा कि जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि जी इस सब्जेक्ट में सिमिलैरिटी क्या है या इस सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है दूसरे से, तो उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक पॉइंट करके हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ना कि एक सब्जेक्ट को पूरी तरह डिस्कस करेंगे और फिर दूसरे पे जाएंगे। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यू चूज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टॉपिक, योर पर्पस एंड योर ऑडियंस। जी, अब आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो चुनना है वो किस पे डिपेंड करता है? वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है, आपका पर्पस क्या है राइटिंग का, वाई आर यू राइटिंग एन एसे, ठीक है, या कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, और फिर आपकी ऑडियंस क्या है, किन लोगों के लिए आप लिख रहे हैं, या आपके रीडर्स जो हैं वो कौन हैं। अच्छा, given that compare and contrast essays analyze the relationship between two subjects, it is helpful to have some phrases on hand that will cue the reader to such analysis। अब कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे का हमें ये पता है कि जी ये दो सब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप जो है उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ होते हैं या एनालाइज करते हैं। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि जी हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों का आपस में कंपेयर कर रहे हैं और कंट्रास्ट कर रहे हैं। तो हमने कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल करना होता है जिससे रीडर को ये एनालाइज करने में या एनालिसिस को समझने में हेल्प मिलती है। तो कैसे आप कंपैरिजन अगर बात कर रहे हैं तो कैसे शुरू कर सकते हैं जी? शुरू करना असल में देखें ना, मेन जो चीज़ होती है, जो स्टार्टर होते हैं वो असल में जो है वो काफ़ी मुश्किल होते हैं, हम वहाँ पे जाके स्टक हो जाते हैं। और कंपैरिजन में आप ये लिख सकते हैं वन सिमिलैरिटी, फिर दूसरी अगर आप सिमिलैरिटी बयान कर रहे हैं, चूँकि कंपैरिजन इज़ ऑल अबाउट डिस्कसिंग सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, तो अनदर सिमिलैरिटी आप लिखेंगे। फिर बोथ आप लिख सकते हैं, दोनों में जी ये चीज़ कॉमन है, बोथ हैव दिस इन कॉमन, लाइक या लाइक वाइज, ठीक है, नीचे लाइक वाइज भी लिखा हुआ है, सिमिलरली, इसी तरह सिमिलरली भी आप कह सकते हैं। एक बात करके मतलब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की एग्जांपल ले लें, उसमें आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की बात करके फिर आप कहते हैं सिमिलरली जी, दूसरे में भी इसी तरह, कन्वेंशनल वेजिटेबल्स में भी ऐसा ही है, इन अ सिमिलर फैशन, इसका भी वही मतलब है, इन अ सिमिलर वे, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए ये फ्रेजेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि रीडर को हेल्प हो एनालाइज करने में कि हाउ आर द टू सब्जेक्ट्स बीइंग कंपेयर्ड या हाउ आर द टू सब्जेक्ट्स सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। और यह दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं सब्जेक्ट्स। अच्छा, कंट्रास्ट में क्या है जी? कंट्रास्ट में फिर आप ज़ाहिर डिफरेंसेस क्योंकि बता रहे हैं तो वन डिफरेंस करके आप शुरू कर सकते हैं, वन डिफरेंस बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स इज़, आगे फिर आप उसको लिख सकते हैं जो भी डिफरेंस आप बयान करना चाह रहे हैं। अनदर डिफरेंस, फिर अगर आप उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं नेक्स्ट डिफरेंस के लिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्सली, ठीक है, कि उससे जो है वो उसके बरक्स इस तरह है। इन कंट्रास्ट का भी वही मतलब है। अनलाइक भी आप यूज़ कर सकते हैं, वाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं, और वेयर एज भी आप कंट्रास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हाउ आर दीज टू सब्जेक्ट्स या टू और मोर सब्जेक्ट्स डिफरेंट देन ईच अदर, ठीक है। अच्छा, राइटिंग कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे, अब आपने जो है वो पर्पस भी समझ लिया, स्ट्रक्चर भी समझ लिया, अब आप जो है वो कैसे लिखेंगे, ठीक है, कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे। तो पहली जो उसमें बात आपने जहन में रखनी है वो है, फर्स्ट चूज़ वेदर यू वांट टू कंपेयर सीमिंगली डिस्पैरेट सब्जेक्ट्स, कंट्रास्ट सीमिंगली similar subjects, or compare and contrast subjects. Once you have decided on a topic, introduce it with an engaging opening paragraph. Your thesis should come at the end of the introduction and it should establish the subjects you will compare, contrast or both, as well as state what can be learned from doing so. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आखिर में नहीं है कि आपका मकसद क्या है, लेकिन पहले जो है वो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात कि आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या मैं ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है, डिफरेंट है। कंट्रास्ट सीमिंगली सिमिलर सब्जेक्ट्स, क्या मैं ऐसे दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो दिखने में पहले जो है वो क्या लगते हैं, सिमिलर लगते हैं और उनमें डिफरेंसेस बयान कर रहा हूँ, या मैं दोनों कर रहा हूँ, कंपेयर भी और कंट्रास्ट भी। तो जब आप एक टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं कि मैंने ये करना है, तो इंट्रोड्यूस इट विद एन इंगेजिंग ओपनिंग पैराग्राफ। तो इंगेजिंग ओपनिंग पैराग्राफ का क्या मतलब है कि जिससे रीडर जो है वो इंगेज हो, उसको मज़ीद दिल करे पढ़ने का और वो इन्वॉल्व हो जाए उसमें पूरी तरह। आपका जो थीसिस है वो इंट्रोडक्शन के आखिर में आना चाहिए, इट्स अ गुड टिप, एंड इट शुड इस्टेब्लिश द सब्जेक्ट्स यू विल कंपेयर कंट्रास्ट और बोथ। उसमें क्लियरली, जैसा पहले मैंने बताया कि उसमें आपने क्लियरली मेंशन करना है कि आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप कंपेयर कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं, या दोनों, कंपैरिजन और कंट्रास्ट दोनों है उसमें। और ये भी आपने बताना है उसमें कि आपके इस एसे को पढ़ने के बाद क्या हेल्प मिलेगी रीडर को, या क्या पर्पज़ है इसका, ठीक है, और इससे क्या वो सीखेगा। द बॉडी ऑफ द एसे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन वन ऑफ द टू वेज, बाय सब्जेक्ट और बाय इंडिविजुअल पॉइंट्स। ये बात पीछे हम
ऑर्गेनाइजेशन में भी कर चुके हैं कि आपने बाय सब्जेक्ट भी बात कर सकते हैं या इंडिविजुअल पॉइंट्स भी ले सकते हैं कि बीच में एक एक बात लेके, बीच में एक एक पॉइंट उनका लेके और उस पर बात करें, या आप पूरे सब्जेक्ट को पहले डील करें एक को और फिर दूसरे को डील करें, उसमें प्लस पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स बताएं या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताएं। द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटजी दैट यू चूज़ विल डिपेंड ऑन एज ऑलवेज योर ऑडियंस एंड योर पर्पस। तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटजी जो है वो क्या होगी, वो डिपेंड किस पे करेगी कि आपकी ऑडियंस क्या है और आपका पर्पस क्या है। You may also consider your particular approach to the subjects as well as the nature of the subjects themselves। ठीक है, और आप एक और चीज़ जो देख सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करने के लिए, वो ये है कि आप सब्जेक्ट्स को देखेंगे कि वो किस तरह के हैं। ठीक है, उनकी नेचर, कैसे मैं अच्छे तरीके से या बेहतर तौर पर अपनी बात कर सकता हूँ, या कैसे मैं बेहतर तौर पे कंपेयर या कंट्रास्ट दो सब्जेक्ट्स को कर सकता हूँ। क्या मुझे जो है वो 1 by 1 सब्जेक्ट्स को लेके डील करना चाहिए उनके साथ, या उनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं एक एक सिमिलैरिटी लेके दोनों में और फिर उस पर बात करनी चाहिए, फिर डिफरेंस लेके अगर मैं कंट्रास्ट कर रहा हूँ तो बात करनी चाहिए। सो दैट मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड बिफोर मूविंग ऑन। सम सब्जेक्ट्स माइट बेटर lend themselves to one structure or the other। जी, अब देखेंगे कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे होते हैं कि वो जो है वो एक स्ट्रक्चर के साथ बेहतर रहते हैं। ठीक है, तो वो अच्छे से जो है वो समझ आते हैं अगर आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो आपने ये चीज़ बड़ी जो है ना गौर से देखनी है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप कंपेयर या कंट्रास्ट या दोनों करने जा रहे हैं जिनके साथ, और उनको कौन सा स्ट्रक्चर आपने उनके लिए यूज़ करना है। मेक श्योर टू यूज़ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट फ्रेजेस टू क्यू द रीडर टू द वेज इन विच यू आर एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट्स। तो आपने ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है कि उसको क्यू मिले। ठीक है, उसको उससे जो है वो हेल्प मिले, एक इशारा मिले रीडर को कि कैसे आप जो है वो एनालाइज कर रहे हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है सब्जेक्ट्स के, ताकि वो भी एनालाइज कर पाए उसी तरह और उसको भी उसी तरह समझ आए जो आप जिस तरह समझाना चाह रहे हैं या जिस तरह आपने समझा हुआ है। तो बेसिकली जो राइटिंग का मकसद होता है वो यही होता है कि आपके जहन में जो एज अ राइटर जो आइडियाज़ हैं वो बेहतर तौर पे, बेहतरीन तौर पे, बल्कि जितना आपको समझ आई हुई है जिस तरह, उसी तरह से रीडर के जहन में भी जाए, तभी तो वो बात जो है वो अगले तक प्रॉपर वे में पहुंचेगी और वो उस पर कुछ जो है वो एक्शन ले पाएगा या उससे कुछ सीख पाएगा। After you finish analyzing the subjects, write a conclusion that summarizes the main points of the essay and reinforces your thesis। तो जब आप एनालिसिस कर लेते हैं सब्जेक्ट्स का तो आपने फिर कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, ये किसी भी ऐसे की तरह आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसमें आप थीसिस बयान करते हैं, मेन आइडिया जी मैं ये बातें करने जा रहा हूँ आगे नेक्स्ट पैराग्राफ्स में, और फिर आखिर में जो है कंक्लूजन में क्या होता है जी, रीस्टेटमेंट होती है या समराइज करते हैं आप जो बातें आपने की, ताकि रीडर के जहन में एक बार फिर वो मैप बन जाए कि जी क्या क्या बातें इस ऐसे में हुई और वो उससे उसको लॉन्ग टर्म या अपनी लाइफ में फिर यूज़ कर पाए, या नेक्स्ट टाइम जब भी वो ऐसे लिखे तो उसको पता हो कि ये वाला स्ट्रक्चर मैंने कहीं पे देखा है और इस तरह मैंने भी लिखना है। तो आफ्टर यू फिनिश एनालाइजिंग द सब्जेक्ट, जब आप एनालाइज कर लेते हैं, जब आप कंपेयर कंट्रास्ट कर लेंगे तो आपने फिर क्या करना है, आपने फिर एक कंक्लूजन का भी पैराग्राफ लिखना होता है जो समराइज करता है मेन पॉइंट्स ऑफ द एसे। कौन सी मेन जो है वो सिमिलैरिटीज़ थी जिनकी बात की और डिफरेंसेस थी जिनकी बात आपने इस एसे में की दो सब्जेक्ट्स के दरमियान। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। एंड रीइंफोर्सेस योर थीसिस। तो रीइंफोर्स का क्या मतलब है, रीस्टेट, दोबारा से उसको जो है वो बेहतर तौर पे बयान करने के लिए आप क्या करते हैं, आखिर में कंक्लूजन में भी अपने थीसिस को बयान करते हैं, लेकिन वैसे ही नहीं करते जैसा आपने इंट्रोडक्शन में किया, क्योंकि इंट्रोडक्शन में अभी बात उसमें नहीं हुई, अभी आपने जस्ट बात की है, क्लेम किया कि इस तरह होता है, आपने फिर उसके बाद एक्सप्लेन किया बॉडी पैराग्राफ्स में, और अब कंक्लूजन में आप क्या करना चाह रहे हैं, आप रीइंफोर्स करते हैं अपने थीसिस को जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा था, लेकिन दूसरे वर्ड्स में, मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल करके। की टेक अवेज क्या हैं जी, इसमें जो मेन बातें हैं जो आप लेके जा सकते हैं वो क्या हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे लिखने में। वो पहला क्या है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे एनालाइजेस टू सब्जेक्ट्स बाय ईदर कंपेयरिंग देम, कंट्रास्टिंग देम और बोथ। तो कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे कौन सा ऐसे होता है जो दो सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करता है, दो कोई भी जो है वो मज़ामीन हो सकते हैं जिन पे आप बात करना चाह रहे हैं, या मौज़ूआत हो सकते हैं जिन पे आप बात करना चाह रहे हैं, जिनका कंपैरिजन करना चाह रहे हैं या जिनका कंट्रास्ट करना चाह रहे हैं, या जिन पे दोनों आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, कंपेयर भी और कंट्रास्ट भी उनको करना चाह रहे हैं, या कंपैरिजन और कंट्रास्ट दोनों आप उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं उन सब्जेक्ट्स पे। द पर्पज ऑफ राइटिंग अ कंपैरिजन और कंट्रास्ट ऐसे इज़ नॉट टू स्टेट द ऑब्वियस बट रादर टू एलिमिनेट सटल डिफरेंसेस और अनएक्सपेक्टेड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू सब्जेक्ट्स। तो वो वाली चीज़ें जो कि गैर मुतवक्के हों,
वो वाली उनमें जो है वो डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ आप बयान करते हैं, ना कि वो जो ज़ाहिर हैं। तो जो पहले ही पता है लोगों को वो क्यों पढ़ेगा फिर कोई, वो तो फिर बोरिंग हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि उसमें ऐसी बारीकियाँ या ऐसी बारीक जो है वो मुख्तलिफ़ बातें और एक जैसी बातें आपने लेके आनी है अपनी राइटिंग में, कि रीडर जो है वो उसमें इंटरेस्ट भी ले, उसमें इंगेज भी हो, उसमें इन्वॉल्व भी हो और उसको कुछ सीखने को भी मिले और उसके फिर काम भी आए। ठीक है, लाइफ में सबसे अच्छा ये है कि फिर उसको काम भी आए और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको हेल्प हो आपका ऐसे पढ़ के। ठीक है, द थीसिस शुड क्लियरली स्टेट द सब्जेक्ट्स दैट आर टू बी कंपेयर्ड, कंट्रास्टेड और बोथ। थीसिस को जो मेन आइडिया होता है उसको थीसिस कहते हैं, और थीसिस स्टेटमेंट मेन आइडिया को बयान करते हैं। जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। द थीसिस शुड क्लियरली स्टेट द सब्जेक्ट्स दैट आर टू बी कंपेयर्ड। आपका थीसिस, आपका मेन आइडिया इस तरह का होना चाहिए कि वो क्लियरली स्टेट करे, क्लियरली बताए, वाज़े तौर पे बताए कि आप क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास जिनको आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, या कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, कंट्रास्ट करने जा रहे हैं, या दोनों उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। एंड इट शुड स्टेट व्हाट इज़ टू बी लर्न फ्रॉम डूइंग। सो और उसका मकसद क्या है, उससे होगा क्या, उससे रीडर को क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यों वो पढ़े आपका इससे, तो ये आपने वहाँ पे मेंशन करना है। देयर आर टू मेन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटजीज फॉर कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेस। दो मेन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटजीज हैं, वही जो मैंने पहले भी जिक्र किया जी, 2 दफ़ा बता चुका हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ कि आप एक एक सब्जेक्ट को ले लें। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की हमने एग्जाम्पल ली, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को पूरा बयान करें। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें हैं जी, अच्छी बातें हैं, बुरी बातें, और फिर जो है वो अगर कोई हैं बुरी तो वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कमियां जो हैं उसमें, और जो ये क्यों हम फिर ऑर्गेनिक के बजाय दूसरी वेजिटेबल्स क्यों यूज़ करते हैं। तो देखें वो फिर सस्ती हैं, ज़ाहिर है, तो जो लोग नहीं खरीद सकते ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स तो वो फिर कन्वेंशनल वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह कर सकते हैं आप कि एक सब्जेक्ट को फुल्ली आप डील करें और उसके बाद आप फिर दूसरे सब्जेक्ट पे आएँ। ये तो नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है। फिर दूसरा तरीका क्या है जी, दूसरा तरीका ये है सेकंड 1 कि आप एक सब्जेक्ट की एक पॉइंट ले लेते हैं, एक खामी ले लेते हैं, एक खूबी ले लेते हैं और उस पर बात करते हैं। फिर दूसरे सब्जेक्ट की उससे सिमिलर या उससे मिलती जुलती खामी या खूबी जो भी है वो आप ले लेते हैं कि देखें जी ये इस तरह डिफरेंट है या ये इस तरह सिमिलर है एक दूसरे से। तो उससे क्या होता है, उससे भी रीडर को अच्छे से पता चलता है। तो ये 2 मेन ऑर्गेनाइजेशन के तरीके हैं अपने कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे को ऑर्गेनाइज करने के। यूज़ फ्रेजेस ऑफ कंपैरिजन और फ्रेजेस ऑफ कंट्रास्ट टू सिग्नल टू रीडर्स हाउ एग्जैक्टली द 2 सब्जेक्ट्स आर बीइंग एनालाइज। तो कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये डिफरेंस है या आपके ख्याल में ये सिमिलैरिटी है, आपके ख्याल में ये कितनी बड़ी डिफरेंस है, तो या ये मेन डिफरेंस है या नहीं है, या ये मेन सिमिलैरिटी है या नहीं है। तो ये चीज़ें आप जब फ्रेजेस का यूज़ करते हैं कि इन कंट्रास्ट या लाइकवाइज या सिमिलरली, ठीक है, तो या वन सिमिलैरिटी अनदर सिमिलैरिटी जिस तरह हमने उसमें देखा फ्रेजेस में, तो आपने इस तरह लिखना है ताकि वो रीडर के माइंड में जो है वो बात बनती जाए और वो फ्लो के साथ जो है वो आगे बढ़ता जाए, उसको कोई मुश्किल ना हो समझने में। ठीक है जी। अब ये कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे जैसा कि मैंने आपको बताया था उसकी एग्जांपल है, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, देख लेते हैं कि जी कैसे इसमें डील किया गया है 2 सब्जेक्ट्स को और कैसे कंपेयर किया गया है, ठीक है, और कैसे कंट्रास्ट किया गया है। तो इसको देख के आपको बड़ी हेल्प होगी अगर कोई असाइनमेंट आपको मिलती है या आप वैसे लिखते हैं या एग्ज़ाम में लिखते हैं, ठीक है, तो ये किसी भी 2 चीज़ों का अगर आप कंपैरिजन या कंट्रास्ट करना पड़ता है आपको वैसे भी बगैर राइटिंग के भी, तो आपको हेल्प होगी कि आपको बेहतर तौर पे पता होगा कि मैंने कैसे 2 चीज़ों को आपस में जो है उनका मुवाजना करना होता है, ये कंपैरिजन और कंट्रास्ट करना होता है। तो इस एग्जांपल में कंपेयर एंड कंट्रास्टिंग लंदन एंड वाशिंगटन, ठीक है जी। तो लंदन जो है वो यूके का कैपिटल है और वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका का कैपिटल है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का। तो देखें कि इन 2 के दरमियान, 2 कैपिटल्स के दरमियान, ठीक है, क्या है यहाँ पे कंपैरिजन। तो ये किसने लिखा है, ये स्कॉट मैकलिन ने लिखा है इन राइटिंग फॉर सक्सेस, ठीक है। तो उसका एक जो है वो क्या कहते हैं कलेक्शन है, उसमें उसने ये वाला ऐसे भी लिखा हुआ है। अब देखें बोथ स्टार्ट कहाँ से होता है, बोथ वाशिंगटन डीसी एंड लंदन आर कैपिटल सिटीज़ ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एंड येट they offer vastly different experiences to their residents and visitors. Comparing and contrasting the 2 cities based on their history, their culture and their residents show how different and similar the 2 are. अब ये जो नेक्स्ट लाइन जो दूसरी मैंने भी पढ़ी है, comparing and contrasting the 2 cities based on their history, their culture and their residents show how different and similar the 2 are, इसको देख के हमें पता चल जाता है कि जी ये थीसिस स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसमें देखें 2 सिटीज़, ये कौन कौन सी, लंदन और वाशिंगटन डीसी, ये 2 सिटीज़ हैं, इनको देख के हमें ये इस लाइन को पता चल गया।
और इनको बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या है, किसकी बुनियाद पे हम कंपेयर कर रहे हैं? पहली चीज़ हम क्या इनमें देखेंगे, हिस्ट्री दोनों की देखेंगे, फिर कल्चर देखेंगे, और फिर रेजिडेंट्स जो उनके बाशिंदे हैं या उनके रहने वाले हैं, उनके अंदर जो लोग हैं उनके हिसाब से क्या है वो उन सिटीज़ में, या क्या उनकी जो है वो क्वालिटीज़ हैं या एट्रीब्यूट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और वो बताती हैं कि कैसे उनकी बेस पे ये हम बताएंगे कि कैसे वो दो जो सिटीज़ हैं वाशिंगटन डीसी और लंदन वो आपस में सिमिलर हैं और कैसे डिफरेंट हैं। तो देखें ये इसको देख के हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी दो चीज़ें कंपेयर की जा रही हैं, जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया, और साथ में ये भी कि कौन कौन सी चीज़ों पे बात होगी, कौन कौन सी चीज़ों को लेके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बात होगी। पहला देखें पैराग्राफ किस पे है, बोथ सिटीज़ आर रिच इन वर्ल्ड एंड नेशनल हिस्ट्री। ऊपर देखें सबसे पहले किसकी बात हो रही है इस सेंटेंस में जो मैंने अभी आपको बताया, बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्री। तो नीचे देखें जी फर्स्ट पैराग्राफ में किसके साथ डील किया, बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्री में क्या बात है, बोथ सिटीज़ आर रिच इन वर्ल्ड एंड नेशनल हिस्ट्री दो दे डेवलप्ड ऑन वेरी डिफरेंट टाइमलाइंस। तो देखें अब पहले जो है वो सबसे जो थीसिस स्टेटमेंट में पहले बात की गई है वो पहले डील होगी, वो फर्स्ट पैराग्राफ का हिस्सा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले जाएं, ठीक है। नीचे देखें जो बोथ वाशिंगटन डीसी से शुरू हो रहा है, बोथ वाशिंगटन डीसी सेकंड बॉडी पैराग्राफ जो है उसको देखें, बोथ वाशिंगटन डीसी एंड लंदन ऑफर अ वाइड एरे ऑफ म्यूजियम्स दैट हार्बर मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्राइज्ड ट्रेजर्स, ठीक है। अब देखें दूसरा उधर क्या था, कल्चर, देयर कल्चर। तो यहाँ पे देखें जी म्यूजियम्स, और फिर आगे देखें वाइल वाशिंगटन डीसी हैज़ द नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट एंड सेवरल अदर स्मिथसोनियन गैलरीज, लंदन's आर्ट सीन एंड गैलरीज हैव अ डेफिनेट एज इन दिस कैटेगरी। तो देखिए इसको देख के हमें पता चलता है आर्ट ये कल्चर का हिस्सा है ना, तो इसको देख के हमें पता चलता है कि जी ये कल्चर की बात हो रही है। अब तीसरे में चले जाते हैं, बोथ सिटीज ऑल्सो शेयर एंड डिफर इन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब देखें ये जो है ये क्या है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इसको साथ शामिल किया गया है, कल्चरल डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द रेजिडेंट्स व्यूज़, ठीक है। उनके रेजिडेंट्स क्या कहते हैं उसके बारे में, तो उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पे इसमें बयान किया गया। तो देखें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह के है, आप देख रहे हैं कि जो थीसिस स्टेटमेंट में बयान की गई हैं चीज़ें वो उसी तरह नीचे वन बाय वन डील की गई हैं। और फिर आखिर में देखें, अब मैं एक और बात भी इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि थीसिस स्टेटमेंट में जो बात की जाती है उसको उसी तरह फिर पैराग्राफ्स में 1 2 3 आप क्या करते हैं, डील करते हैं। तो देखें ऊपर जो बात हुई है थीसिस स्टेटमेंट में, ये जो सेकंड लाइन थी, कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग द टू सिटीज़ बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्री, देयर कल्चर एंड देयर रेजिडेंट्स शो हाउ डिफरेंट एंड सिमिलर द टू आर। तो इस थीसिस स्टेटमेंट की बेस पे हमने 3 पैराग्राफ्स नीचे बनाए हैं। और फिर फाइनली देखें नीचे जो 2 लाइनें हैं, आखिरी 2 लाइनें वो क्या हैं, वो कंक्लूडिंग लाइन्स हैं या कंक्लूजन है इस ऐसे का। Even though Washington DC and London are major capital cities of English-speaking countries in the Western world, they have many differences along with their similarities. They have vastly different histories, art cultures, and racial demographics, but they remain similar in the cost of living and socio-economic disparity. तो देखें ये अगेन उसको रीस्टेट किया गया है यहाँ या नहीं, देखें दे हैव वास्टली डिफरेंट हिस्ट्रीज, ऊपर देखें पहली चीज़ क्या थी, हिस्ट्री, फिर दूसरा क्या था, कल्चर, आर्ट कल्चर्स एंड रेशियल डेमोग्राफिक्स, और तीसरा वो रेजिडेंट्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेस पे। तो ये डेमोग्राफिक्स उसमें आ गया, बट दे रिमेन सिमिलर इन देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ये भी जो है वो किसकी बेस पे है, ये भी रेजिडेंट्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेस पे है। तो ये तो हो गया जी कि कैसे आप थीसिस स्टेटमेंट को लेके और फिर आगे आपने डेवलप करना है अपने ऐसे को, और फिर कंक्लूजन में किस तरह रीस्टेट या री इन्फोर्स करना है आपने। देख रहे हैं कि दोबारा रीस्टेट किया गया वही चीज़ जो ऊपर हमने उसमें थीसिस स्टेटमेंट में देखी थी। अच्छा ये तो हो गया। अब एक पैराग्राफ को लेके मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे बात की गई है, क्या एक सब्जेक्ट को फुली डिस्क्राइब करके और फिर दूसरे पे गए हैं वो, या एक ही चीज़ को लेके, अब हिस्ट्री को लेके क्या दोनों को उन्होंने डील किया है, दोनों के साथ लंदन और वाशिंगटन के बारे में बात किया है, या उन्होंने पहले लंदन के बारे में बात की है फिर अलग से वाशिंगटन के बारे में बात की है। तो देखते हैं, ठीक है। आप देखें पहले उसको ले रहा हूँ मैं पैराग्राफ को, पहले बॉडी पैराग्राफ को, बोथ सिटीज़ आर रिच इन वर्ल्ड एंड नेशनल हिस्ट्री though they developed on very different timelines. London, for example, has a history that dates back over 2000 years. It was part of Roman Empire and known by the similar name Londinium. It was not only one of the
northernmost points of the Roman Empire, but also the epicenter of the British Empire, where it held significant global influence from the early 16th century or through the early 20th century. Washington DC on the other hand, देख रहे हैं पहले एक सब्जेक्ट को पूरा एक्सप्लेन किया गया, फिर दूसरे पे गए. Washington DC on the other hand has only formally existed since the late 18th century, though Native Americans inhabited the land several thousand years earlier and settlers inhabited the land as early as the 16th century. The city did not become the capital of the United States until the 1790s. From that point onward to today, however, Washington DC has increasingly maintained significant global influence. Even though both cities have different histories, they have both held and continue to hold significant social influence in the economic and cultural global spheres. देखिए आप, both cities, ये क्या सिमिलैरिटीज़ बयान हो रही हैं यहाँ पे, मतलब इसका शुरू में क्या है, सिमिलैरिटी बयान हो रही है. फिर देखें ऑन द अदर हैंड, वाशिंगटन डीसी ऑन द अदर हैंड, तो यहाँ पे डिफरेंस बयान की जा रही है. तो देखें कि इन फ्रेजेस से हमें अंदाज़ा होता है कि कहाँ पे सिमिलैरिटी है, कहाँ पे डिफरेंस. दूसरी बात, एक ही सब्जेक्ट को इन्होंने क्या किया है, एक सब्जेक्ट का पहले जो है वो उसकी बात की है हिस्ट्री के मुताबिक कि हिस्ट्री उसकी क्या थी, लंदन की हिस्ट्री क्या थी. फिर हिस्ट्री को ही लेके वॉशिंगटन की बात की है कि वॉशिंगटन की हिस्ट्री कैसी थी. इसी तरह कल्चर पहले जो है वो उसकी बात हुई है, वॉशिंगटन की पहले बात हुई है, फिर उसके बाद किसकी बात हुई है, लंदन की बात हुई है. तो इस तरह देखें कि इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट को लेके फिर दोनों लंदन और वॉशिंगटन दोनों सिटीज़ के बारे में बात हुई है और फिर नेक्स्ट पे वो गए हैं. तो मैं अब आपको इसको सारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि इसमें क्या कंटेंट है, या उसको तर्जुमा नहीं करूँगा, उसकी ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, बट यू गॉट द पॉइंट. आपने ये देख लिया कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, किस जगह पे हम रखते हैं, कैसे बयान करते हैं उसको, फिर उसको हम पैराग्राफ्स में किस तरह डील करते हैं उस थीसिस स्टेटमेंट से, या कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं पैराग्राफ्स में. ठीक है, उसका जो मेन आइडिया होता है उसको कैसे डिवाइड करते हैं और फिर डिफरेंट पैराग्राफ्स में उनके बारे में सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं और फिर कंक्लूजन में कैसे रीइंफोर्स करते हैं अपने थीसिस स्टेटमेंट को. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस स्पेसिफिक वीडियो टुडे. और देखें कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी आपकी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में मुझे आपने देनी है. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ ज़ीराज ऑनलाइन अकेडमी. और जो भी आपका क्वेश्चन हो या आपकी फ़ीडबैक हो, आई एम टेलिंग यू अगैन कि आप यहाँ पे मेंशन करें. पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, आई एम ओपन टू बोथ ऑफ दीज फीडबैक्स. और मैं जो है वो ऑनेस्ट फीडबैक जो है वो पसंद करूँगा कि आप ऑनेस्टली मुझे बताएं कि क्या कमियाँ थी इस वीडियो में, क्या खूबियाँ थी, क्या बेहतर मैं कर सकता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो इससे भी बेहतर बनाऊँ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अल्लाह हाफिज़.